हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। सो पार्ट 1 के अंदर हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था एंड फाइनली आज इस पार्ट 2 के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उस वीडियो के अंदर हमने इस टॉपिक के ऊपर छोड़ा था व्हाई दिस इज़ रेलिवेंट फॉर अस नाउ, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों हमारे लिए रेलिवेंट है, क्यों हमारे लिए योग्य है, क्यों हमारे लिए उचित है। तो देखो, इंडिया एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर भी आज तक फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर सवाल उठना बंद नहीं हुआ है, अभी भी सवाल उठता है। इसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है, क्योंकि फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे इश्यूज़ पे सवाल उठते ही उठते हैं। किसी भी सेक्शन में, सोशल लाइफ में इन मुद्दों के ऊपर सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वालिटी हमें मिली हुई है पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिक्स में हम सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन क्या हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इक्वल हैं? क्या हम सभी का इकोनॉमिक कैपेसिटी इक्वल है? नहीं है। सोशल स्फेयर में क्या हम सबकी कास्ट के अकॉर्डिंगली हम इक्वल हैं? नहीं है। तो कोई भी परिवार, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस वजह से इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इन मुद्दों के ऊपर सवाल उठते ही उठते हैं, चाहे इंडिया फ्री हो या इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर ये सवाल उठते हैं, सब जगह ये सवाल उठते ही उठते हैं। लाइक पीपल मे एन्जॉय पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और पॉवर्टी। हो सकता है लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं और इक्वल भी हैं, फिर भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनकी कास्ट के बेसिस पे, पॉवर्टी के बेसिस पे, ठीक है। होते ही होते हैं लोग डिस्क्रिमिनेट। कुछ लोग जो हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं, उनको जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ तक नसीब नहीं हो पाती, ठीक है। फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल डिस्टेंट ड्रीम, उनके लिए फ्रीडम बहुत दूर है, ठीक है। उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर उन्हें फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, तो वो फ्रीडम के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो समझ में आया? तो मतलब सोसाइटी में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये क्वेश्चंस राइज होते ही होते हैं। अब सेकंड रीज़न क्या है ये क्वेश्चंस उठने का, दो फ्रीडम इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम। बेशक फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी कर रखे कि हम लोगों को फ्रीडम मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं टाइम के हिसाब से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर continually being reinterpreted in response to new circumstances। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस लाए जा रहे हैं टाइम के हिसाब से। जब नए नए चैलेंजेस आते हैं तो उनके अंदर चेंज लाए जा सकते हैं ताकि वो जो नए चैलेंज हैं उनके साथ डील की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स। राइट टू लाइफ बाद में दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड बाद में इंक्लूड करा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ, और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी एक नए लॉ के थ्रू दोबारा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा गया है, पहले नहीं था। यानी कि टाइम के साथ साथ नए लॉज, नए राइट्स, नए नए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंटरप्रेट करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के हिसाब से। तो उनसे पहले क्वेश्चंस उठते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए ये नए लॉज, ये नए इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ती हैं। द फंडामेंटल राइट्स एक्सपेंडेड ओवर टाइम थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू और ज़्यादा बढ़े हैं टाइम के साथ साथ, विच आर डिज़ाइन टू एड्रेस द न्यू प्रॉब्लम्स, ताकि नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू नए नए फंडामेंटल राइट्स लाए गए हैं। तीसरा रीज़न हम देखते हैं, एज आवर वर्ल्ड चेंजेस, जैसे जैसे दुनिया बदलती है हमें फ्रीडम की अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम, और फ्रीडम के नए नए थ्रेट्स यानी कि खतरे देखने को मिलते हैं। किस किस तरीके की फ्रीडम हो सकती है हमें देखने को मिलती है, और क्या क्या खतरे हो सकते हैं फ्रीडम में वो हमें देखने को मिले हैं टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट ईजियर फॉर एक्टिविटीज़ टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है इससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, ठीक है।
अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स और फॉरेस्ट। जिससे क्या होता है, एक दूसरे के लोगों के कल्चर प्रिजर्व हो जाते हैं, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो टेररिस्ट हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं नेटवर्क पे, है ना। यानी कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है, यानी कि हर एक चीज़ के नए डायमेंशंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। As a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to people using the net। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नेटवर्क पे लोगों को किस हद तक फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस हद तक। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है, कैसे अपनाया जाता है प्रैक्टिकली। In the textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory, that which deals with the origins, meaning and significance of political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism and so on। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में हम सिर्फ इन शब्दों के मीनिंग, सिग्निफिकेंस इन तक ही कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है। कभी भी हमने इन्हें प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। जबकि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशंस। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कौन होते हैं, बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या करते हैं, इन फ्रीडम को प्रैक्टिकली अपना के देखते हैं और देखते हैं कि इस शब्द की, इस टर्म की क्या क्या अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। Unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or square, we encounter many definitions of equality और freedom। मैथ्स में एक ट्रायंगल की, एक स्क्वायर की, एक रेक्टेंगल की एक ही डेफिनेशन हो सकती है। ट्रायंगल जो कि 3 साइड से मिलकर ऐसे बनता हो एक फिगर, एक ही डेफिनेशन होगी। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हर एक टर्म की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, आपके लिए इक्वालिटी का मतलब हो सकता है कि हम सबके इक्वल मार्क्स आए हो सकता है मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ और होता हो, सभी की इनकम सेम हो, क्या पता ये मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब होता हो। तो हो सकता है एक टर्म का मतलब किसी के लिए कुछ हो और दूसरे के लिए कुछ और हो। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में इन टर्म्स का मतलब हर एक पर्सन के लिए डाइवर्स होता है और इसी वजह से बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं इन टर्म्स की। दिस इज बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न आर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स रैदर देन विद थिंग्स। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये हम दूसरे ह्यूमन बींग्स के कंसर्न में प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसी वजह से लोगों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। मैंने जो बताया वही है ये। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस और इश्यूज लाइक इक्वालिटी। हर एक पर्सन की अलग सोच होती है इस टर्म के हिसाब से। यू मे हैव नोटिस दैट पीपल दैट ऑफन जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है लाइन में खड़े होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले रखी होती है या दुकानों में। लेकिन हमने ये भी नोटिस कर रखा है कि बहुत सारे गरीब लोग वो दुकान पे नहीं जा सकते, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए पे कर सके, ठीक है। Thus you can see in that our ideas of equality is quite complex। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स है ये इक्वालिटी का मतलब, यानी कि हमें क्यूज में लगना पड़ रहा है लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन क्यूज में लग ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। सो द रीज़न वी हैव मेनी डेफिनेशंस इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इक्वालिटी जैसे टर्म का या फिर इन टर्म्स का मतलब अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि ये उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language। जो political theorists हैं वो इन political terms को समझते हैं, इनका मतलब समझते हैं। कैसे समझते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ये कैसे फॉलो किए जाते हैं, लोग क्या समझते हैं इस टर्म से, तो इस हिसाब से वो अलग अलग डेफिनेशंस लेके आते हैं इन टर्म्स की। They also debate and examine the diverse meanings and opinions in systematic manner। वो डिबेट भी करते हैं मीनिंग्स के ऊपर कि भाई ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। डिबेट भी होती है उनके बीच। साथ ही साथ वो इन सभी मीनिंग्स को एग्जामिन करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। As in the case of equality, so also in the case of other concepts such as freedom। ऐसा सिर्फ इक्वालिटी इस टर्म के केस में नहीं होता, सभी टर्म्स को ऐसे ही एग्जामिन किया जा सकता है और इन सभी टर्म्स का अलग अलग मतलब हो सकता है हम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, ठीक है। क्या पता
आप सिटीजनशिप का मतलब कुछ और समझते हो और मैं कुछ और समझती हूँ, आपके लिए राइट्स कुछ और हो, मेरे लिए राइट्स कुछ और हो, ठीक है। आगे देखते हैं, डिबेट पॉसिबल मीनिंग्स एंड थ्रेश आउट पॉलिसी ऑप्शंस। तो इन मीनिंग्स के ऊपर कई बार डिबेट भी हो जाती है और पॉलिसीज़ बनाने में भी इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि एक मतलब एक पर्सन के लिए, यानी कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी तो वो एक पर्सन सोचे कि हाँ ये तो मेरे हिसाब से बनी है, इक्वालिटी का मतलब तो यही है और यही इस हिसाब से उन्होंने लॉ बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों के हिसाब से उन्हें पॉलिसी बनानी चाहिए, इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के, किन्हें, पॉलिसी मेकर्स को। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब एक सवाल आता है कि हम ये पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे हैं, हमें ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी क्यों चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स। पॉलिटिकल थ्योरी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कोई प्रोफेसर हो, कोई भी हो, ठीक है। एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स वी मे चूज वन ऑफ अबव प्रोफेशंस इन द फ्यूचर एंड सो इनडायरेक्टली इट इज़ रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ। हमें बड़े हो गए कुछ ना कुछ काम करना है, कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, तो उनके अंदर ये कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। या फिर हम एक पर्सन बनेंगे, एक सिटीज़न बनेंगे सबसे पहले तो हम सोचेंगे, हमारा अलग मतलब होगा, तो इस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, वी ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट। हम सभी सिटीजन्स बनेंगे, हमें वोट करनी है बड़े होके, ठीक है, और दूसरे इश्यूज़ को डिसाइड करना है, ठीक है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एक्ट करने के लिए बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, पॉलिटिकल आइडियाज़ की और इन इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। इसी वजह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। थर्डली, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ इन आवर लाइफ्स, ठीक है। फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म सिर्फ यही इश्यूज़ नहीं होते हमारी लाइफ में, हमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ सकती है हमारी फैमिलीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सो ऑन, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, encourages us to do is examine our ideas and feelings about political things। अब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है, जो भी पॉलिटिकल थिंग्स हो रही है, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ये लॉ लेके आ रही है, क्या ये हमारे राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। पहले हमें राइट्स का मतलब पता चलेगा, जब भी तो हम ये समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट सही स्टेप्स ले रही है, हमारे राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया, इन रीजंस की वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करते हैं। फाइनली, एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स। तो स्टूडेंट्स के तौर पर हम बहुत सारी डिबेट्स एंजॉय करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एंजॉय करते हैं। वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। हम सबके अलग अलग सोच हैं, हम हो सकता है एक पर्सन सोचता है कि ये पर्टिकुलर इशू सही है, कोई पर्सन सोचता है नहीं ये तो गलत है, ठीक है। किसी को लगता है हाँ ये जस्ट है और किसी को लगता होगा नहीं ये अनजस्ट है, ठीक है। बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ रीजनेबल, लॉजिकल है भी या नहीं, यानी कि हम सभी लोगों की अलग अलग सोच होती है, इसी वजह से हम डिबेट्स करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस अस टू सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस और इक्वालिटी। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर एक थिंकिंग डेवलप होती है कि क्या हमें इस चीज़ से जस्टिस मिल रही है, क्या हमारी जस्टिस, इक्वालिटी, ये चीज़ कहीं ना कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर थिंक कर पाते हैं, सो दैट वी कैन पॉलिश और ओपिनियंस एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर एंड फॉर द शेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि हम अच्छे से सोच पाते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं, एक सिस्टमैटिक मैनर में। फॉर वट वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, किस चीज़ के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं, टू स्टडी स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट को समझने के लिए, स्टेट का क्या मतलब है, कंट्री, ठीक है। स्टेट और गवर्नमेंट को समझने के लिए, ह्यूमन को जानने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स को हम देख पाते हैं कि हमारी सोच कितनी डिफ़र करती है। हमारे ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स को पॉलिश करने के लिए, और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, और ज़्यादा वी कैन से एडवांस करने के लिए, अपने आप को एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोटिंग, इस चीज़ के बिहाफ पे अवेयर करने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं,
ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है, क्या मकसद है पॉलिटिकल थ्योरी का? द एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू एनेबल द सिटीजन टू थिंक एंड एनालाइज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशूज़। अब पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मकसद है कि सिटीजन लोग सोच पाए और देख पाए कि करंट पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, उनको समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है। पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद है कि सिटीजन्स लोग सोच पाए और समझ पाए क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। उस सिनेरियो को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई। अब पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या स्कोप है? रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्या रेलेवेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का? कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड सिक्योरिटी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ समझाना इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। और ये क्या है? ये बेसिक्स है हमारे पॉलिटिक्स के, तो इनको समझने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। सो यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो पार्ट 1 भी आई होप आपने देख लिया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।